हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ. Friends, in this video I'm going to talk about one of the most famous plays in English literature, that is Dr. Faustus, written by Christopher Marlowe. This video going to be a packaged video where I'm going to explain summary, then important question answers as well as quotation. Quotation actually comes in the form of reference to context, RTC. So let's start. Friends, this play is about human ambition, then desire for unlimited power, and the danger of selling one's soul for worldly pleasure. So, see, the desire for unlimited power you can relate with the desire for unlimited material, or you can say money. कि ऐसे बहुत लोग होते हैं ना जिनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ होता है पर इन्हें और भी कुछ चाहिए, और भी पैसे चाहिए, और भी अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए. तो इसके लिए कभी कभी ये लोग गलत काम में आ जाते हैं, टैक्स को बचाते हैं. तो एक्चुअली में यही सारी चीज़ है, कोई सच में अपना सोल नहीं बेचने जा रहा है. तो यहाँ पे मार्लो जो है इनडायरेक्टली हमें बता रहे हैं कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ का एक्सपेक्टेशन करते हैं तो उसका रिजल्ट बुरा हो सकता है. इट शोज वॉट हैपन व्हेन अ मैन वांट्स नॉलेज एंड पावर बियॉन्ड ह्यूमन लिमिट्स एंड फॉरगेट्स गॉड, मोरालिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. So the title of the play is Dr. Faustus, written by Christopher Marlowe, and it was written in the period of Renaissance. So this play consists of all Renaissance elements, and that's why the play is called the Renaissance tragedy. So it tells the story of Dr. Faustus, a brilliant German scholar who is not satisfied with normal knowledge. ये जो डॉक्टर फॉस्टस है मतलब बहुत ही नॉलेजेबल इंसान है, उसको हर फील्ड का नॉलेज है, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है. उसे और ज़्यादा पावर चाहिए, पावर जैसे भगवान के पास होता है वैसा पावर चाहिए. एंड दैट्स वाई ही टर्न्स टू ब्लैक मैजिक. अब ये ब्लैक मैजिक करने लग गया ताकि इसे और पावर मिले. सो ही हैज स्टडीड लॉ, मेडिसिन, फिलोसफी एंड रिलीजन, बट ही इज बोर्ड विथ ऑल ऑफ दैम एंड फील्स दैट दीज सब्जेक्ट्स गिव हिम लिमिट्स. ये सारे सब्जेक्ट्स का एक लिमिट है. सो ही वॉन्ट्स अनलिमिटेड पावर and decide to learn magic. Two scholars named Valdez and Cornelius teach him black magic. ये जो दो scholars थे Valdez and Cornelius, ये डॉक्टर फॉस्टस को ब्लैक मैजिक सिखाते हैं. Then by using magic spells, Faustus calls a devil named Mephistopheles. And when Mephistopheles comes, Dr. Faustus makes a dangerous deal with him. He actually signs a deal to give his soul to Lucifer, and in return Mephistopheles will serve him for 24 years. मतलब अगर ये अपना सोल लूसीफर को देता है, मेफेस्टोफिलिस को देता है, तो फिर मेफेस्टोफिलिस जो है उसे डॉक्टर फॉस्टस को अनलिमिटेड पावर देगा 24 ईयर्स तक के लिए. फिर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, वो अपने ब्लड से इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है, और डॉक्टर फॉस्टस जैसे ही उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है उसके आर्म पर कुछ वर्ड्स अपीयर होते हैं. उसमें लिखा है ओ मैन फ्लाई. सो एक्चुअली दिस इज अ वार्निंग, बट फॉस्टस इग्नोर्स इट. देन विथ मेफेस्टोफिलिस डॉक्टर फॉस्टस ट्रेवल्स अराउंड द वर्ल्ड. अब इसके पास अनलिमिटेड पावर है, मैजिकल पावर है, लेकिन ये सारे जो पावर है ये बेफिजूल के कामों में यूज़ करता है. ऐसे ही मैजिक दिखाता है, लोगों को इम्प्रेस करता है, लोगों को डराता है, प्रैंक करता है, किसी की आत्मा को बुलाता है, जैसे कि अलेक्जेंडर की आत्मा को बुलाता है, फिर जर्मन के एम्परर को इम्प्रेस करता है, एंटरटेन करता है, फिर एक पोप के साथ प्रैंक करता है, एक नाइट को पनिश करता है. बस यही सारी चीज़ों में इसने अपने पावर को यूज़ किया है. तो पूरे प्ले में यही बताया कि मतलब इसने ये पावर के लिए अपने सोल को बेचा और उस पावर का इसने मिसयूज़ किया, मतलब अच्छा यूज़ नहीं करके ये सब फालतू चीज़ों पे यूज़ किया. नाउ द 24 ईयर्स कम टू एन एंड. मतलब ऐसे ऐसे करते करते 24 ईयर्स ख़त्म होने वाले हैं. अब डॉक्टर फॉस्टस जो है वो डर गया है. फिर उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसे एडवाइस करता है दैट यू आस्क गॉड फॉर फॉरगिवनेस. भगवान से माफ़ी मांग लो अपने गलती के लिए. सो हियर फॉस्टस फील्स गिल्टी बट कैनॉट रिपेंट. इंस्टेड ही आस्क मेफेस्टोफिलिस टू ब्रिंग हेलेन ऑफ ट्रॉय. मतलब एक बहुत ही सुंदर स्पिरिट है, उसको बुलाने की बात करता है. फिर ऐसे ऐसे करते करते 24 ईयर्स पास हो जाते हैं. अब जो इनका डील साइन है हुआ था उसकी बारी है, मतलब इसके सोल को ले जाने की बारी आ गई. ऑन द लास्ट नाइट फॉस्टस इज फुल ऑफ फियर एंड रिग्रेट. ही क्राइज, बेग्स एंड विशेस. क्या विश करता है कि टाइम
जो है वो रुक जाए, टाइम शुड स्टॉप, हिज सोल शुड डिसअपियर, ही शुड बिकम एन एनिमल। मतलब ऐसे कई सारी चीज़ें वो विश करने लगता है ताकि इसके जो सोल है उसको कोई ले ना जा सके। बट इट इज़ टू लेट। At midnight, devils comes and take Faustus to hell. The next morning, other scholar finds his dead body and mourn his fall. So friends, this play teaches us many things like pride leads to destruction, then power without morality is dangerous, and repentance delayed is repentance denied. Faustus had knowledge, time and chances, but he choose wrongly. So Dr. Faustus is a powerful tragic play about human ambition, moral responsibility and spiritual loss. It warns us that no power is worth the price of the soul. So this play is a tragedy. ठीक है, ये ट्रेजेडी के जॉनरा में आता है। तो ट्रेजेडी क्या है, जहाँ पे जो प्रोटोगनिस्ट होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, उसका डाउनफॉल होता है उसके खुद के मिस्टेक की वजह से, उसके खुद के किसी गलत डिसीजन के वजह से जब उसका डाउनफॉल होता है तो ट्रेजेडी है। उस वैसे प्ले को ट्रेजेडी कहा जाता है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स डिस्कस फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। रिमेंबर वन थिंग दैट दीज क्वेश्चंस आर यूजफुल फॉर योर एस्से टाइप ऑफ क्वेश्चन। मीन्स अगर 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो ये आंसर आपके लिए परफेक्ट है, आप लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज tragic irresolution is the strength of Dr. Faustus. Discuss. So in this answer we basically going to see that why tragic irresolution, or you can say the lack of clear decision. Okay, lack of clear decision is the biggest strength of Christopher Marlowe's play Dr. Faustus. So Faustus is not a simple tragic hero here. He is confused man who cannot decide what he really wants. ओके, सो दिस कन्फ्यूजन गिव्स द प्ले इट्स पावर। यही एक एक्चुअली पावर था और बिगेस्ट स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज था कि वो जो कर रहा है वो सही है या नहीं। एंड दिस मेक्स द स्टोरी डीप एंड इमोशनल। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इररेजोल्यूशन। फ्रॉम वेरी बिगनिंग Faustus cannot make a clear choice. He leaves all traditional subjects like medicine, law and turns to magic only because he wants quick power. Even after he signs the agreement with the evil spirit, he becomes scared. Agreement sign भी कर दिया, उसके बाद भी वो confused ही है. His blood becomes cold and a warning appears on his arm, but he still does not turn back. Throughout the play, he keeps changing his mind. One moment he wants to repent and the next moment he wants to enjoy his power. ठीक है, ऐसा उसको लगा थोड़ी देर के लिए कि चलो मैं अपने जो भी उसने किया उसके लिए पश्चाताप करूँ, लेकिन फिर से वापस से वो अपने पावर को इंजॉय करने लग गया। सो दिस बैक एंड फोर्थ फीलिंग इज़ व्हाट वी कॉल ट्रैजिक इररेजोल्यूशन। ठीक है, यही कन्फ्यूजन कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, और फिर उसके लिए कुछ नया स्टेप ले, लेकिन नहीं चलो जो कर रहे थे वही सही है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रैजिक इररेजोल्यूशन। सो स्टोरी मूव्स नॉट बिकॉज Faustus इज स्ट्रॉन्ग बट बिकॉज ही इज ऑलवेज कन्फ्यूज्ड। देन Faustus confusion also reflects the conflict of Elizabethan age. मतलब ये जो इररेजोल्यूशन ट्रेजेडी है वो एक्चुअली क्या रिफ्लेक्ट करता है, उस पीरियड के सिचुएशन को, एनवायरनमेंट को। दिस पीरियड वॉज caught between two major movements, the Renaissance and Reformation. The Renaissance encouraged ambition, knowledge and worldly success, whereas Reformation taught fear of sin, divine punishment and strict faith. So Faustus wants the dream of the Renaissance, but he also carries the guilt and the fear of the Reformation. He cannot choose between these two worlds. So his irresolution shows the real struggle of that time. And because Faustus keeps changing his mind, he becomes a very emotional and human character. He is not completely evil. He is not completely foolish, but he is a smart scholar who understands his mistake but is too weak to fix it. ठीक है, वो जान रहा है कि वो कुछ गलत कर रहा है, बट उसके पास हिम्मत नहीं है कि हाँ अब वो एकदम बोल्ड स्टेप ले ले कि बस अब मैं यहाँ पे रुकूंगा और अब कोई गलत काम नहीं करूँगा। हिज स्पीचेस shows his fear, his dreams and his regret. So when he cries for salvation in the last act, the audience feels his पेन। एक्चुअली हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि सारे ह्यूमंस जो हैं वो कभी ना कभी कन्फ्यूजन और डाउट को फेस करते हैं अपने कोई भी लाइफ के टाइम पे।
So this psychological struggle makes the play powerful. Even the middle part of the play shows Foster's confusion. Instead of using his powers for great works, he wastes his time on small tricks like fooling the Pope or entertaining nobles. So these silly scenes shows how he avoids thinking about his soul. He uses jokes and fun to run away from fear. The ending is also not simple. He is taken to eternal punishment, but his last speech is full of fear and wisdom. The ending does not give a clear moral. ठीक है, क्लियर मॉरल नहीं है, बल्कि ऑडियंस को सोच में छोड़ दिया, गहरी सोच में. तो इरेजोल्यूशन ये प्ले का स्ट्रेंथ कैसे हुआ? अगर फॉस्टर्स के पास एक क्लियर चॉइस होता, वो क्लियर होता अपने चॉइस को लेके, तो प्ले इतना आगे बढ़ता नहीं, इतना पावरफुल होता नहीं. हिज कन्फ्यूजन मेक्स हिम ह्यूमन. जो कन्फ्यूजन था उसके अंदर, उसके वजह से हम उसको रिलेट कर पा रहे थे, उससे कनेक्ट कर पा रहे थे, वो रियल ह्यूमन लग रहा था. एंड दैट्स वाई द प्ले टर्न्स इनटू ट्रू साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी. सो इट शोज द फाइट बिटवीन ह्यूमन एम्बिशन एंड ह्यूमन वीकनेस. और ये जो इनर स्ट्रगल है, इनर कन्फ्यूजन है, वो टाइमलेस है. हर टाइम पे ये काम करने वाला है, हर टाइम पे लोग ऐसे ही रहने वाले एट सम पॉइंट ऑफ देयर लाइफ. So tragic irresolution is the true strength of Dr. Faustus. Faustus is always moving between ambition and fear, between hope and regret. So this confusion reflects the conflict of his time and gives the play great emotional depth. The next question is Dr. Faustus a Renaissance man? Give reasoned answer. So as we have already discussed, Renaissance was a period of new ideas, new technology, new knowledge and big human dreams. So the Dr. Faustus, means the main character, represents this exciting spirit. What exciting spirit? New ideas, new knowledge, ambitiousness. But this story also shows the danger of too much ambition. Okay, so let's understand this. So we need to understand the reason why we can call Dr. Faustus as a Renaissance man. First, he shows Renaissance curiosity and ambition. Okay, Faustus is a brilliant scholar. He has studied everything: medicine, philosophy, law and religion. But he is not satisfied and he wants more knowledge and more power. So he desired to explore, to question and to know everything. And this is what exactly the Renaissance encouraged. He chooses magic because he believes it will give him unlimited power and control over the world. Then Faustus rejects old medieval limits. Before Renaissance, the church controlled almost everything. People were told to accept life quietly and think only about heaven. But here Faustus rejects this. He says goodbye to traditional religion and wants to shape his own future. He wants success and pleasure in this world, not in the afterlife. So this is very strong Renaissance attitude. Humans should create their own destiny. मतलब आपको समझ में, Renaissance से पहले जो है लोग बहुत ही शांत थे, काम थे, और जो भी चीज़ था उनके पास उससे सेटिस्फाइड रहते थे. लेकिन Renaissance पीरियड में लोगों का जो डिज़ायर था वो बढ़ते जा रहा था, जो है उससे वो लोग सेटिस्फाइड नहीं रहे थे. तो इसमें फॉस्टस के कैरेक्टर को ऐसा ही दिखाया गया, जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को लेना चाह रहा था. मतलब नॉलेज है तो और नॉलेज, जो पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल कर पाए, ऐसा नॉलेज उसे चाहिए था, और वो उसे इसी लाइफ में चाहिए था, मरने के बाद नहीं. देन अनदर रीज़न वी कैन से दैट डॉक्टर फॉस्टस वॉज Renaissance मैन is his love for worldly beauty and experience. Faustus does not want only book knowledge. He wants gold, treasure, then political power and the chance to see beautiful things like Helen of Troy. He wants to enjoy the world fully. His love for art, beauty, travel and pleasure is also a big part of Renaissance culture. Then his ambition becomes his tragedy. Faustus has great intelligence but he lacks wisdom. ठीक है, इंटेलिजेंट तो बहुत था लेकिन उसके पास समझ की कमी थी. ही यूजेस हिज पावर्स फॉर स्मॉल ट्रिक्स एंड एंटरटेनमेंट इंस्टेड ऑफ मीनिंगफुल वर्क. इतना पावर था उसके पास, चाहता तो कुछ अच्छा काम भी कर सकता था, लेकिन फालतू चीज़ें कर रहा था. हिज प्राइड ब्लाइंड्स हिम एंड ही कैनॉट सी द डेंजर ऑफ हिज एक्शन. हिज ग्रेट एम्बिशन विदाउट बैलेंस लीड्स टू हिज डाउनफॉल and this makes the play a true tragedy. Then another thing which makes him Renaissance man was his inner conflict. Okay, and this shows the age in which he lived, means Renaissance period. So inside Faustus, two worlds are fighting. One world is the old religious fear of hell. The other world is the new Renaissance.
there is a dream of human freedom and knowledge. So he cannot fully choose either side. And this confusion makes him a deeply human character. And this inner struggle shows he belongs to a time of a big change. So Dr. Faustus is a Renaissance tragedy because Faustus represents the passion, ambition, curiosity and confidence of the Renaissance. But his fall shows the danger of unlimited pride and power without moral control. जो उसका fall हुआ मतलब जो उसकी हार हुई वो क्या दिखा रहा है? डेंजर ऑफ अनलिमिटेड पावर. जब हमारे पास अनलिमिटेड पावर हो जाता है जिसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है तब कहीं ना कहीं जाके हमें झुकना पड़ता है, हमें ख़त्म होना पड़ता है. थ्रू फॉस्टस मार्लो शोज बोथ ब्यूटी एंड द रिस्क ऑफ द रिनाइसेंस स्पिरिट. तो देखिए क्वेश्चन चाहे ऐसा है कि डिस्कस डॉक्टर फॉस्टस एज अ रिनाइसेंस ट्रेजेडी और डिस्कस डॉक्टर फॉस्टस एज अ रिनाइसेंस मैन. दोनों के आंसर सेम होने वाले हैं. ओके, नाउ लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट RTC from Dr. Faustus. Here comes the first. Now, Faustus, must thou needs be damned. तो यहाँ पे जो नाम है फॉस्टस उससे पता चल गया ये डॉक्टर फॉस्टस से लिया गया है. सो दिस लाइन इज स्पोकन बाय द बैड एंजल आफ्टर फॉस्टस हैज साइंड द कॉन्ट्रैक्ट विद द डेविल. अब यहाँ पे फॉस्टस पहले से ही डरा हुआ है और बैड एंजल उसको स्ट्रेट बोल रहा है यू आर गोइंग टू हेल, यू कैनॉट बी सेव्ड नाउ. मतलब यहाँ पे उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और बैड एंजल ने क्या बोल दिया कि अब तुम सीधे हेल में जा रहे हो, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता. सो इट शोज द इनर बैटल बिटवीन गुड एंड इविल इनसाइड फॉस्टस. द नेक्स्ट, हेलेन मेक मी इमॉर्टल विथ अ किस. इमॉर्टल मतलब क्या होता है? लास्टिंग फॉर एवर और लिविंग फॉर एवर. सो फॉस्टस टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर. अब वो मरने वाला, उसका टाइम हो चुका है. ही नोज हेल इज वेटिंग फॉर हिम and as a final desire he asks for Helen of Troy to kiss. Okay, means he is thinking here her beauty can save him or make him immortal, जो कभी ना मरे. But the sad truth is Helen is a devil's illusion. Helen भी जो है वो डेविल की ही बनाई हुई थी. So by choosing her instead of God, Faustus basically gives up his soul completely. Then next, Homofuge whither should I fly. ये भी डॉक्टर फॉस्टस से लिया गया लाइन है. Faustus sees the words homofuge meaning man run away. homo मतलब man. And this was written on his arm. उसके आर्म पर ये लिखा था और वो पैनिक करता है कि वो भागे तो कहाँ भागे. If he runs to God, he thinks God will punish him. If he stays, the devil will take him. So he realizes there is no escape from the results of his own choice, own decision. जो उसने खुद ने डिसीजन लिया था, जो चॉइस लिया है, उसके वजह से उसका कोई मतलब बचाव है ही नहीं. Then next is sweet Mephistopheles, thou pleasest me. I will renounce this magic and repent. तो ये नाम से पता चल रहा है मेफिस्टोफिलिस से कि ये डॉक्टर फॉस्टस से लिया गया है. सो दिस इज सेड बाय डॉक्टर फॉस्टस in the play Dr. Faustus when the devil appears. Faustus has just called the demon Mephistopheles for the first time and he is amazed that the devil came. Okay, Faustus called the demon sweet because he is excited and proud. उसको वो sweet बोल रहा है, उसको देख के बहुत खुश हो रहा है. He even says that he will give up magic and ask for God forgiveness. But actually he was lying to himself. He is so attracted to the power and wonder that he quickly forgets anything thought of repenting. Repenting मतलब माफ़ी मांगना. तो वो बोला कि मैं भगवान से माफ़ी मांग लूँगा. So this shows how tempted and weak he is before real evil. तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए. चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.